जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मेड इन इंडिया 100 स्वार्म ड्रोन्स, 50,000 से अधिक बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 4 लाख से अधिक कार्बाइंस को मिली मंजूरी। इंडियन आर्मी का लाइट टैंक में होगी स्मार्ट म्यूनिशन को फायर करने की एबिलिटी। भारत के ड्रोन स्टार्टअप इंडियन आर्मी के साथ कंडक्ट करेगी उनके ड्रोन्स के फील्ड ट्रायल्स। एलसी तेजस के पायलट ने बताई तेजस की कुछ खास खूबियां। और सीपैक परियोजना में तीसरे देश को शामिल करने वाली रिपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमारे उन सभी वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। और ये देश हमारे इन वीरों के सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कई महत्वपूर्ण खरीद परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और इन खरीद परियोजनाओं में शामिल है इंडियन आर्मी के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS 6 लेवल की बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जो कि हमारे एलओसी पे तैनात ट्रूप्स को दुश्मन के स्नाइपर थ्रेट से सुरक्षित करेंगी और एक काउंटर टेररिज्म सिनेरियो के दौरान क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशंस के दौरान भी काफी मददगार साबित होंगी। इसके अलावा LAC और ईस्टर्न बॉर्डर्स पर काउंटर टेररिज्म, हाइब्रिड वॉरफेयर और कन्वेंशनल वॉरफेयर जैसे अलग अलग कॉम्बैट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए डीएसी ने करीब 4 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइंस की खरीद को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही डीएसी ने मिलिट्री ऑपरेशंस में ड्रोन टेक्नोलॉजी की महत्वता को समझते हुए इंडियन आर्मी की मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ ऑटोनॉमस सर्विलियंस एंड आर्म्ड ड्रोन स्वार्म्स की खरीद को भी मंजूरी दी है। हालांकि स्वार्म ड्रोन्स कितनी संख्या में लिए जाएंगे तो इसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जैसे कि पहले रिपोर्ट्स आई थी तो उसके मुताबिक इंडियन आर्मी करीब 100 स्वार्म ड्रोन्स को खरीदेगी। और ये 3 की 3 खरीद परियोजनाएं यानी कि बुलेट प्रूफ जैकेट, कार्बाइंस और स्वार्म ड्रोन्स, ये सारे के सारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म होने वाले हैं, यानी कि इनकी खरीद इंडियन इंडस्ट्री से ही की जाएंगी, जो कि निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़ा बढ़ावा होगा। बाकी जैसे कि पहले रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक जो स्वार्म ड्रोन्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज को दिया जा सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने पहले भी इस कंपनी के स्वार्म ड्रोन्स को इस्तेमाल करने की अपनी इच्छा जताई थी। रही बात बुलेट प्रूफ जैकेट्स की, तो उसके भी कई सारे स्वदेशी ऑप्शंस भारत में मौजूद हैं, जिनमें DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा MQ जैसी प्राइवेट कंपनीज भी शामिल हैं। और इसी तरीके से मेड इन इंडिया कार्बाइंस के ऑप्शंस भी भारत के पास उपलब्ध हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कार्बाइंस के कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो मेड इन इंडिया कार्बाइंस पर हमने ऑलरेडी वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आज DAC की तरफ से इंडियन नेवी की तरफ से प्रस्तावित अपग्रेडेड 1250 किलोवाट कैपेसिटी वाले मरीन गैस टरबाइन जनरेटर की खरीद को भी मंजूरी दी गई है, जो कि कोलकाता क्लास की शिप्स में पावर जनरेशन एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होंगी। और जो ये मरीन गैस टरबाइन जनरेटर्स हैं तो इन्हें भी इंडियन इंडस्ट्री से ही लिया जाएगा, जो कि इन गैस टरबाइन जनरेटर्स की स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। और इसके साथ DAC की तरफ से भारत के कोस्टल रीजन की सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स की खरीद को मंजूरी भी दी गई है। और ये भी बाय इंडियन कैटेगरी के तहत ही होने वाले हैं। और ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं इनमें 60% तक का स्वदेशी कंटेंट शामिल रहेगा। और बाकी आज DAC की तरफ से जो टोटल कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को मंजूरी दी गई है तो उसकी टोटल कॉस्ट है 28,732 करोड़ रुपीस। और इन सभी मंजूरी में सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया गया है। भारत की ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि उन्हें उनके ड्रोन्स के साथ ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से सपोर्ट मिला है। और इस सपोर्ट का मेन पर्पस है गरुड़ एरोस्पेस के ड्रोन्स और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए डेमोस्ट्रेट करना। और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल फील्ड टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। और इससे कंपनी को वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। कंपनी ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि उनके जो ड्रोन्स हैं उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डिजाइन किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि ये ग्रेट और क्विक लर्निंग टेक्नोलॉजीज को भी सपोर्ट करते हैं। और अब इंडियन आर्मी के सपोर्ट के साथ गरुड़ एरोस्पेस अपने ड्रोन्स के फील्ड ट्रायल्स को कंडक्ट करेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज कारगिल विजय दिवस के खास अवसर पर इंडिया टीवी के डिफेंस जर्नलिस्ट मिस्टर मनीष प्रसाद की तरफ से LCA तेजस को लेकर एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग देखने को मिली थी। और जिसमें उन्होंने LCA तेजस के पायलट के साथ एक खास बातचीत भी करी, और जिसमें इंडियन एयरफोर्स पायलट ने LCA तेजस की ऐसी कई सारी खूबियों को बताया है जो कि तेजस को अपनी क्लास का सबसे घातक और सबसे बेस्ट फाइटर जेट बनाता है। और इन खूबियों में से एक है LCA तेजस बादल के ऊपर उड़ते हुए भी बियॉन्ड विजुअल रेंज पर भी, यानी कि ऐसी रेंज जहां से टारगेट दिखाई नहीं दे रहा है तब भी टारगेट को मैप कर सकता है। और जिसकी मदद से तेजस बेहद ही एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक कंडक्ट कर सकता है किसी भी कोने में। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स पायलट ने LCA तेजस के कुछ खास वेपन पैकेज के बारे में बात करी, जिसकी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में R73 और पाइथन जैसी मिसाइल्स हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज में भारत की अस्त्र और डर्बी मिसाइल
और एयर टू ग्राउंड वेपन्स के तौर पर LCA तेजस में जेडैम और हैमर जैसे वेपन्स को भी इंटीग्रेट करने की प्रोसेस चल रही है। इसके अलावा LCA तेजस साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ 2 टारगेट्स पर मिसाइल लॉन्च कर सकता है। और साथ में ये भी बताया कि LCA तेजस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें बहुत ही छोटे लोग और बहुत ही लंबे लोग दोनों ही इक्वल तरीके से इसको अडेप्ट कर सकते हैं। और ये केवल इंडिया ही नहीं बल्कि यूरोपियन और साउथ एशियन पॉपुलेशन के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। और इसकी रडार इतनी पावरफुल है कि ये 64 से अधिक टारगेट्स को एक साथ स्कैन और ट्रैक कर सकती है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर खास तौर पर तैनात करने के लिए इंडियन आर्मी जो करीब 350 लाइट टैंक्स को खरीदने की प्रोसेस में है, तो इन लाइट टैंक्स को 2 या 3 सोल्जर्स का क्रू ऑपरेट करेगा। और इन टैंक्स को फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है ताकि इनमें स्मार्ट म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल किया जा सके। और इन सबके अलावा इनमें हाई एंगल्स में फायर करने की एबिलिटी भी रहेगी, जो कि पहाड़ी इलाकों के लिए सबसे जरूरी है। बाकी जैसे कि DRDO चेयरमैन की तरफ से पहले ही कंफर्म किया जा चुका है कि DRDO L&T के साथ मिलकर जो लाइट टैंक को विकसित कर रही है वो अगले साल यानी कि 2023 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज भारतीय रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के फ्लैगशिप इनिशिएटिव जिसका नाम है IDEX यानी कि इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, तो इस इनिशिएटिव ने आज 26 जुलाई को एक नया माइलस्टोन हासिल कर लिया है। और वो माइलस्टोन ये है कि आज IDEX प्रोग्राम के तहत 100th कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इंडियन कंपनी पैसिफाई मेडिकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि अपनी इनोवेटिव और एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस के मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगी। और वैसे रिक्वायरमेंट से याद आया, आप भी कृपया करके वीडियो को लाइक करने वाली रिक्वायरमेंट को पूरा कर दें। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले उद्देश्य के साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और वो ये है कि रक्षा मंत्रालय ने DRDO और IIT कानपुर के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के स्वदेशीकरण को फास्ट ट्रैक करने की मंजूरी दी है। और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए जो ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का स्वदेशीकरण है, तो इसे हाई प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। और इसके तहत इन सिस्टम्स का सेल्फ सस्टेनेबल डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मेंटेनेंस इकोसिस्टम, ये सारी चीजें स्वदेशी तौर पर होंगी। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि SDR टेक्नोलॉजी में स्वदेशीकरण को प्राथमिकता देकर एक सिक्योर रेडियो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और इतने नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस यानी कि इस SDR टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए DRDO लेबोरेटरी DEAL यानी कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी ने एक ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करी है। और जिसमें इस पूरे प्रोग्राम का रोड मैप और टाइमलाइंस भी शामिल हैं। और इस डेवलपमेंट में 3 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं। एक तो है DRDO की लेबोरेटरी DEAL, IIT कानपुर और DOS यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर आता है। और इस SDR टेक्नोलॉजी पर ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। और ऑफिसर्स का कहना है कि सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि इस प्रोग्राम को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट किया जाए। और इसके तहत जो स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस विकसित किए जाएंगे वो केवल इंडियन डिफेंस फोर्सेस द्वारा ही इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि उन्हें फ्रेंडली फॉरेन नेशंस के एक्सपोर्ट के लिए भी ओपन किया जाएगा। और इंडियन सॉफ्टवेयर वेंडर्स के लिए इस SDR टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने और इंटर ऑपरेबल और सिक्योरिटी ग्रेडेबल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है कि वे एक इंडिया सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर प्रोफाइल या इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिफाइन और डेवलप करेंगे। बाकी आसान शब्दों में कहने का मतलब बस यही है कि इस पूरे इनिशिएटिव का एक प्रमुख उद्देश्य है और वो है बैटल्स या ऑपरेशंस के दौरान इंडियन आर्म फोर्सेस की कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, और वो भी स्वदेशीकरण के साथ। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि चाइना और पाकिस्तान ने फैसला लिया है कि वे अपनी CPEC परियोजना में इसमें दिलचस्पी रखने वाले तीसरे देश को भी इनवाइट करेंगे। तो इन्हीं रिपोर्ट्स पर आज मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान देखने को मिला है और जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने इन सभी रिपोर्ट्स को देखा है और अगर कोई भी पार्टी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में शामिल होती है तो भारत उसे सीधे तौर पर हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानेगा। और भारत इस तथाकथित CPEC परियोजना का दृढ़ता से और लगातार विरोध करता आया है क्योंकि ये परियोजना भारतीय क्षेत्र में है जिस पर पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है और इसलिए भारत इस तरह की गतिविधियों को स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज और अस्वीकार करता है और इस तरह की गतिविधि में शामिल होने वाले के साथ भी भारत व्यवहार भी इसी के अनुसार करेगा। और बाकी जैसे कि रिपोर्ट्स में कहा गया कि CPEC परियोजना के माध्यम से चीन कुछ और नहीं बल्कि ग्वादर पोर्ट और गिलगिट बल्तिस्तान वाली रीजन पर अपना कंट्रोल चाहता है। और इस CPEC परियोजना की आड़ में चीन और पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में बड़े बड़े डैम्स, ऑयल और गैस की पाइपलाइंस, यूरेनियम और हैवी मेटल एक्सट्रैक्शन जैसे कामों को स्टार्ट किया है और जिसका बुरा प्रभाव गिलगिट बाल्टिस्तान के एनवायरनमेंट पर भी पड़ रहा है। पर कमाल की बात यह है कि एनवायरनमेंट को लेकर भारत को ज्ञान देने वाले कभी इस वाले मुद्दे पर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। और बाकी जिस हिसाब से चीन और पाकिस्तान की हरकतें हो रही हैं तो वो देखकर तो यही लगता है कि अब इन दोनों को ही भारत से कोई हैवी डोज की रिक्वायरमेंट है। अब वो डोज कब और कैसे देनी है तो उसका फैसला तो भारत सरकार और हमारी फोर्सेस पर ही निर्भर करता है। बाकी रशिया यूक्रेन से एक अपडेट सामने आया है कि जो स्लोवाकिया है वो यूक्रेन की मदद के लिए
सोवियत एरा के मिग वॉर प्लेन्स यूक्रेन को डोनेट करने पर विचार कर रहा है और जिसमें उन्हें 11 मिग 29 फाइटर्स को डोनेट किया जा सकता है, जो कि इस साल अगस्त के अंत तक ग्राउंडेड हो जाएंगे। हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन इस पर विचार चल रहा है। बाकी एक अपडेट ये भी है कि यूक्रेन में अपने मिलिट्री एक्शन के बीच रशिया ने अपने ट्रूप्स की रेगुलर ट्रेनिंग को भी कंटिन्यू रखा हुआ है और इसी के तहत रशिया ईस्ट में एक वाइड रेंज के मिलिट्री ड्रिल्स को कंडक्ट करेगा, जो कि 30 अगस्त के लिए शेड्यूल की गई है और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है वॉस्टॉक 2022, जिसमें रशिया के एयरबॉर्न ट्रूप्स, लॉन्ग रेंज के बॉम्बर्स, मिलिट्री कार्गो प्लेन्स, ये सभी इन्वॉल्व रहेंगे। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। तो ये तो आप सभी को बताइए कि आज कारगिल विजय दिवस की 23वीं एनिवर्सरी है, एक ऐसा दिन जब हमारे वीर योद्धाओं ने शौर्य और पराक्रम की एक नई गाथा लिखी थी, जिससे न केवल मौजूदा बल्कि आने वाली पीढ़ियां हमेशा प्रेरित होती रहेंगी। और आज इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम आपको एक खास वीडियो रिकमेंड करना चाहेंगे, क्योंकि हमने आज से 1 साल पहले बनाई थी और जो कि जुड़ी हुई है कारगिल वॉर में इंडियन एयरफोर्स के उस खास ऑपरेशन से जिसने कारगिल युद्ध के रुख को बदल के रख दिया था। और ये ऑपरेशन था मुंटू ढालो स्ट्राइक। और आपको ये भी बता दें कि हमारी जो वीडियो है ये आधारित है ऑन कॉमिक्स की वेयर ईगल्स डेयर नाम की कॉमिक्स पर। और वैसे अगर आप इस वॉर कॉमिक को पढ़ना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये जो कॉमिक्स है ये अमेजॉन पर उपलब्ध है और अभी के लिए इसमें कुछ डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। और एक बात और क्लियर कर दें कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बस हमारी तरफ से आपके लिए एक खास रिकमेंडेशन है। और बाकी इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल कि कारगिल वॉर के समय इंडियन एयरफोर्स के कौन कौन से फाइटर्स इस्तेमाल हुए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।